अभी जो करेंगे हम वो है एक्सरसाइज 7.3 9th क्लास की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। इसका फिगर दिखा रखा है, ये एबीसी और डीबीसी इस टाइप से टू आइसोसेल्स ट्रायंगल्स दिखा रखे हैं, सेम बेस बीसी। इसका मतलब इसमें जो साइड्स इक्वल होंगी वो AB के इक्वल AC होगी और BD के इक्वल DC होगी, क्योंकि ट्रायंगल्स आइसोसेल्स ABC है, उसमें दो जो इक्वल साइड्स होनी चाहिए थी वो AB और AC, क्योंकि बेस सेम है दो आइसोसेल्स ट्रायंगल्स में। तो इसका मतलब जो बची हुई साइड्स है उनकी बेस के अलावा वो साइड्स इक्वल होनी चाहिए थी। एंड वर्टेक्स ए एंड डी आर ऑन सेम साइड ऑफ बीसी, इसमें एक ही साइड में होनी चाहिए थी ए और डी वर्टेक्स बीसी के। बीसी जो सेम बेस था तो दोनों ही ऊपर की साइड में है, डी वाली और ए वाली वर्टेक्स। ठीक है, दिखा दिया है तो अब इनका कोई ज्यादा मीनिंग है नहीं। इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी, एडी को हमने एक्सटेंड करवाया है, इसने बीसी को इंटरसेक्ट किया है पी पॉइंट पे, शो दैट हमने शो करना है फर्स्ट पार्ट में। तो इसमें हम गिवन में लिख सकते हैं, गिवन में है अपने पास टू आइसोसेल्स ट्रायंगल थी एबीसी जिसमें एबी और एससी इक्वल, दूसरी थी डीबीसी जिसमें बीडी और बीसी इक्वल। ये गिवन में यूज किया जा सकता है। इतना ही दिया था कि दो आइसोसेल्स ट्रायंगल ही हैं, उनमें एक कॉमन बेस है बीसी और बीसी के सेम साइड में वर्टेक्स ए और डी है। अगर एडी को प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो वो बीसी को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इसकी स्टेटमेंट्स थी। तो गिवन में जो मेनली जो चीजें थी वो एबी और एसी इक्वल होना और बीडी और डीसी इक्वल होना। टू प्रूव, फर्स्ट इसमें अपने पास 4 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट को ही सोल्व कर लेते हैं। और फर्स्ट पार्ट में जो प्रूव करना है पहले वो है ट्रायंगल ए बी डी, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है ए सी डी के। जब ट्रायंगल्स का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स को इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उनके रीजन ढूंढेंगे। ए बी और एसी का इक्वल होने का रीजन गिवन, ये दोनों कोरस्पोंडिंग है, फर्स्ट 2 पॉइंट से इसमें और फर्स्ट 2 पॉइंट से इसमें, इसमें भी बन गई, इसमें एसी। तो इसका इक्वल होने का रीजन क्या हुआ, गिवन। साइड्स पे ही आए पहले, तो बीडी सी डी के इक्वल होने, बीडी इज इक्वल टू सी डी, यानी लास्ट 2 पॉइंट से इसमें और लास्ट 2 पॉइंट से इसमें, ये भी दे रखी है गिवन में। एक साइड और चेक करें तो एडी और एडी, इसका मतलब एक ही चीज यूज हो रही है बोथ साइड, तो दोनों में एक ही साइड यूज हो रही है, तो वो किस रीजन से इक्वल, कॉमन। तो 3 साइड्स इक्वल होगी, तो देयरफॉर ट्रायंगल्स ए बी डी, दूसरी ट्रायंगल की 3 साइड्स के इक्वल आ रही है ए सी डी वाली ट्रायंगल्स के, तो ये ए बी डी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी ए सी डी के किस रूल से, बाई ट्रिपल एस रूल। तीनों साइड्स फर्स्ट ट्रायंगल की अगर इक्वल होती हैं सेकेंड ट्रायंगल के, तो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पे आते हैं, इसी टाइप से इसको इरेज ही कर ले, शायद से दिखे ना। सेकंड पार्ट में है ट्रायंगल ए बी पी और दूसरी है ट्रायंगल ए सी पी। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो जैसे फर्स्ट को किया उसी के अकॉर्डिंग इसको करें, ए बी एस सी के इक्वल गिवन, बीपी और सीपी, इसका रीजन नहीं है अपने पास, एपी और एपी ये कॉमन है। तो ट्रायंगल्स को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे, अगर दो ही साइड इक्वल होने का रीजन हमें मिलता था, तो दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो हमने इक्वल प्रूव करना है। ए बी और एपी के बीच में एंगल ए बी और एपी, इन दोनों के बीच में ये एंगल आएगा। अब इस साइड में ये साइड यूज की है तो इनमें भी कॉमन पॉइंट है एससी और एपी, एससी और एपी के बीच में ये एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल हों
तब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं बाई SAS रूल, क्योंकि दो साइड हमने ऑलरेडी पहले से इक्वल दिखा रखे हैं और उनके रीजन भी दे रखे हैं। तो इस ट्रायंगल में जो एंगल बनेगा BAP और इस ट्रायंगल में जो बनेगा CAP, वो दोनों इक्वल होंगे। और इसका रीजन क्या होगा, जब हमने फर्स्ट पार्ट में इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाया था तो इसका A एंगल इसके A एंगल के कोरस्पोंडिंग बन रहा था। यानी ABD ट्रायंगल में जो A एंगल बनेगा, ABD एंगल में जो A एंगल बनेगा वो यही होगा। ABD एंगल में जो A एंगल बनेगा उसको क्या लिखेंगे, BAD। ACD में जो A एंगल बनेगा उसको CAD। यानी इसको D तक छोड़े या P तक लेके आए, एंगल चेंज नहीं होगा। तो ऊपर वाले पार्ट के अकॉर्डिंग तो CAD ये इक्वल लिख सकते हैं फ्रॉम पार्ट 1 बाई CP/CT। फर्स्ट पार्ट में अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो ये एंगल्स इक्वल हो सकते थे और इसी एंगल के इक्वल BAP है। यानी लाइन को हम चाहे D तक छोड़े या P तक लेके आए, ऊपर एंगल चेंज नहीं होगा। इसी तरह ये CAP वाली बात है, चाहे एंगल को D तक छोड़े या इस लाइन को और आगे प्रोड्यूस करवा दें या और आगे प्रोड्यूस करवा दें तो एंगल्स चेंज नहीं होना है। तो ये दोनों एंगल्स हमने ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट से इक्वल यूज कर लिए। तो आप दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP बाई SAS रूल। दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल्स, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल फर्स्ट ट्रायंगल का इक्वल आ रहा है टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल्स के, तो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये था इसका सेकंड पार्ट। थर्ड में क्या है, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP जो है वो बाइसेक्ट करेगी एंगल A को भी और एंगल B को, ये D को भी। तो D एंगल ये यूज हो सकता है। तो इसका मतलब बाइसेक्ट होने का मतलब उस एंगल के जो दो पार्ट्स बन रहे हैं दोनों इक्वल हो तो वो बाइसेक्ट होगा। तो एक यहां से AP से दो पार्ट्स बने थे, एक इस साइड में और ये एक AP के इस साइड में और एक AP के इस साइड में, दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो AP इसको बाइसेक्ट कर रही है। और अभी हमने दिखाया कि A के दोनों पार्ट्स की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल। अगर इन दोनों पार्ट्स की वैल्यू इक्वल आ रही है तो A बाइसेक्ट हो रहा है। अब इसको यूज करेंगे तो A का बाइसेक्शन दिखा सकते हैं हम। अब दूसरा D का बाइसेक्शन कैसे दिखाएं, अगर इन दोनों एंगल्स की वैल्यू हम इक्वल बताएं तो एंगल D बाइसेक्ट होगा। तो D एंगल्स, अब तक इस एंगल में तो D का जिक्र ही नहीं है, इसमें है। इसमें जो D एंगल बनेगा वो ये होगा ऊपर वाला, और दूसरे में जो D बनेगा वो ये होगा। इसका मतलब ये एंगल्स बाई CP/CT ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट से हम इक्वल यूज कर सकते हैं। अगर ये इक्वल हैं तो ये नीचे वाले भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि इस एंगल की वैल्यू जो है, जैसे इसको हमने अल्फा चूज कर लिया तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, ये इसके साथ लीनियर पेयर बनाएगा तो 180 माइनस अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये इसके इक्वल है, ये भी कितना आएगा, अल्फा। और फिर ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग तो ये 180 माइनस अल्फा, यानी ये दोनों भी इक्वल प्रूव हो सकते हैं। तो इस चीज को हम लिखेंगे कैसे, तो एक तो ये यूज करना हमने एंगल A का बाइसेक्शन दिखाने के लिए, तो कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो ये तो हमने कहां से यूज किया है, BAP इज इक्वल टू एंगल CAP बाई CP/CT फ्रॉम पार्ट सेकेंड बाई CP/CT फ्रॉम पार्ट सेकेंड पार्ट से हम CP/CT के अकॉर्डिंग इन दोनों एंगल्स को इक्वल लिख सकते हैं। एंड एंगल जो D पे बन रहा है, इसमें फर्स्ट एंगल में फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग D वाले एंगल्स को लिख रहे हैं तो ADB लिख सकते हैं इसको, ये ADC।
ये भी बाई सिपिसिटी, और ये रिजल्ट कहां से उठा रहे हैं हम, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। लेकिन हमने चाहे ये चीजें लिख के भी इसका बाइसेक्शन दिखा सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले एंगल्स इक्वल हैं तो नीचे वाले भी इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज, यहां से अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम नीचे वाले इक्वल लिख सकते हैं। ये नीचे वाले क्या बोल रहे फिर इसको, बीडीपी। बीडीपी इक्वल आएगा, इस साइड में जो डी पे बनेगा नीचे वाला उसको सीडीपी, एंगल सीडीपी। ये दोनों इक्वल किस लिए लिख दिए, क्योंकि इस एंगल की जो वैल्यू आती एंगल बीडीपी वो होता 180 माइनस एंगल एडीपी, एडीबी। बीडीपी का मतलब, अभी इसको थोड़ा हम ऊपर से क्लियर करते हैं। बीडीपी का मतलब तो ये एंगल था, और बीडी एडीबी का मतलब ये एंगल था। तो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे थे, इसलिए इस एंगल की और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था, 180। तो अगर इसकी वैल्यू निकालते तो 180 में से ये माइनस करवाते। इसी तरह से अगर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो 180 में से ये माइनस करवाएंगे। तो दूसरा जो हमने लिखा है इसके इक्वल CDP, तो इसकी वैल्यू 180 में से माइनस होगा ADC। हो गया क्लियर। डी के दोनों एंगल्स बन रहे हैं, एक ये ऊपर वाले को डिनोट कर रहा है, ये नीचे वाले को, यानी इन दोनों को। और इस साइड में, दूसरी साइड में जो लिख रखे हैं वो एक डी का ये एंगल है और एक ये। तो इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180। तो इसका मतलब अगर इस एंगल की वैल्यू निकलेगी तो 180 में से ये माइनस हो जाएगा, और इसकी निकलेगी तो 180 में से ये माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंपेयर करें तो ये दोनों चीजें ही क्या है, इक्वल। ये दोनों चीजें इक्वल किस लिए है, क्योंकि ये एंगल्स क्या है, इक्वल, जो 180 में से माइनस हो रहे हैं। तो इक्वल में अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं अपने पास, जिन पे हमने साइन दिखा रखा है, तो 180 में से सेम वैल्यू माइनस हो रही है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये जो अपने पास राइट साइड में जो वैल्यूज बनी है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या है, इक्वल। ये दोनों अगर राइट साइड वाले इक्वल हैं तो ये दोनों ही वैल्यू जिनको हम इक्वल लिख रहे हैं वो एक ही चीज के इक्वल बन रहे हैं, इसलिए इक्वल है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो यहां से ये एंगल्स भी क्या लिखे जा सकते हैं, इक्वल। और एंगल ए के ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए, यहां से डी के ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए। तो इसको नाम दे देंगे हम फर्स्ट, और इसको नाम दे देंगे सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो हम ए का बाइसेक्शन दिखा रहे हैं, ए के दो पार्ट्स इक्वल दिखा रहे हैं। सेकंड के अकॉर्डिंग डी के दो इक्वल पार्ट्स दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के ए के भी दो इक्वल पार्ट्स, इसका मतलब ए बाइसेक्ट हुआ। और सेकंड के अकॉर्डिंग डी के दो इक्वल पार्ट्स, इसका मतलब डी बाइसेक्ट हुआ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए पी बाइसेक्ट एंगल ए as well as एंगल डी। यानी फर्स्ट ए का बाइसेक्शन दिखा रही है और सेकंड जो इक्वेशन है वो डी का बाइसेक्शन दिखा रही है। तो ये हो गया थर्ड पार्ट, एपी ने बाइसेक्ट कर दिया ए को भी और डी को भी। फोर्थ में है एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, यानी बीसी का बाइसेक्टर होने का मतलब बीसी के जो दो पार्ट्स बन रहे हैं वो दोनों इक्वल पी पॉइंट से, यानी एपी ने जहां इंटरसेक्ट किया बीसी को उस पॉइंट से इसके दोनों पार्ट्स इक्वल होने का मतलब ये बाइसेक्ट होगी। तो बीसी के दोनों पार्ट्स इक्वल दिखाने हमने पी से, तो बाइसेक्ट हो जाएगी। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब राइट एंगल भी प्रूव करना हमने यहाँ पे। तो लास्ट पार्ट के अकॉर्डिंग
P पॉइंट पे 90 बनना चाहिए और P से B और P से C इक्वल आने चाहिए। ये चीजें अब हमने प्रूव करनी है। तो जो सेकंड पार्ट है उससे इन चीजों को हम प्रूव कर सकते हैं। फ्रॉम पार्ट सेकंड, फोर पार्ट सोल्व कर रहे हैं। फ्रॉम पार्ट सेकंड पार्ट में हमने दिखाया ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये पार्ट्स क्या आने चाहिए, बीपी और सीपी इक्वल। सीपीसीटी के अकॉर्डिंग दोनों पार्ट्स क्या हुए, इक्वल। तो बीपी और सीपी इक्वल आ गई, इसका मतलब बीसी क्या होगी, बाइसेक्ट। बीसी के दो पार्ट्स बने थे, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि बीसी बाइसेक्ट बाई एपी। अब परपेंडिकुलर के लिए इस एंगल को 90 प्रूव करना पड़ेगा। इन दोनों ट्रायंगल्स में जो पी एंगल्स हैं वो कोरस्पोंडिंग है, इसलिए क्या होने चाहिए, इक्वल। तो इस ट्रायंगल के पी एंगल को क्या लिखेंगे, ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी बाई सीपी। लेकिन दोनों का सम अगर चेक करें इस एंगल का इस एंगल का सम, तो लीनियर पेयर बनाते हैं दोनों, 180 लिख सकते हैं बाई लीनियर पेयर। जब दो इक्वल एंगल्स का सम 180 हो तो दोनों 90 के होंगे। इसका मतलब 180 दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर ईच एंगल की वैल्यू निकाली जाएगी, जब दो इक्वल एंगल्स का सम 180 आए तो 180 दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा अगर ईच एंगल की वैल्यू निकाली जाएगी तो। देयरफॉर एंगल ए पी बी और ए पी सी दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 90। ये दोनों इक्वल है और 180 सम बना रहे तो ईच की वैल्यू दोनों के सम का हाफ होगी। तो ये ईच की वैल्यू आ गई। तो अब हम इसमें बीसी का बाइसेक्ट दिखाया हमने और इसमें हमने परपेंडिकुलर दिखाया। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, AP is perpendicular bisector of BC। BC का AP क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 90 भी बना रहा है इस पे और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है।